हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु विल बी द एनडीए कैंडिडेट फॉर अपकमिंग वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। बेसिकली इंडिया में अभी दो ग्रुप्स हैं, एक है एनडीए और एक है यूपीए। अब एनडीए की अभी सरकार है तो पीएम मोदी जो है वो एनडीए के लीडर है और एनडीए बेसिकली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और यूपीए तो आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी इसमें मेजर अलायंस पार्टी है। अब है क्या कि अभी जो हमारे 16th प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ साहब, उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिए ड्यू टू हिज हेल्थ इशू। तो ऑफिशियल स्टांस तो यही है, बाकी लोग कई बातें बना रहे थे, वो बात अलग है, पर ऑफिशियल स्टांस धनखड़ साहब का ये है कि हेल्थ इश्यूज के कारण वो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली होता क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाता है जब देश में प्रेसिडेंट ना हो। मेजर उसका काम होता है, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या है कि सेशंस होते हैं, तो अपने हेल्थ इशू के कारण धनखड़ साहब उसको अटेंड नहीं कर पा रहे थे। ये एक बड़ा इशू था, तो इसीलिए अब जो है वो 17th वाइस प्रेसिडेंट चुना जाना है। अभी जो एनडीए की तरफ से नॉमिनेशन जिसने फाइल किया है उनका नाम है सीपी राधा कृष्णन। इन्हें बहुत ही ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है, ये पहले कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, तो इन्हें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ये तमिलनाडु बीजेपी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए। इन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया 20 अगस्त 2025 को। अब देखिए, जब भी वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फाइल होता है तो इसमें 20 इलेक्टर्स और 20 प्रपोजर्स चाहिए होते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। 20 इलेक्टर्स और 20 प्रपोजर्स इसमें चाहिए होते हैं। इसके बाद जाकर इलेक्शन होता है और इलेक्शन में मेजोरिटी लाने के बाद व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर हम इलेक्टोरियल कॉलेज देखें वाइस प्रेसिडेंट का, जो कि प्रेसिडेंट से डिफरेंट होता है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड प्लस ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। अब तो देखिए, लोकसभा में नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं पहले एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, अब वो हट चुका है, तो इसीलिए लोकसभा के सारे मेंबर और राज्यसभा के सारे मेंबर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल अभी जो इफेक्टिव इलेक्टोरियल कॉलेज है वो लगभग 781 का है, जिसमें मेजोरिटी का मार्क है 391 और एनडीए का अगर हम देखें तो अच्छा खासा इससे ऊपर है, लगभग 422 सीट्स है उनके पास। प्लस जो यूपीए के एक दो ग्रुप्स हैं, एक दो पार्टीज हैं, उन्होंने भी एनडीए के जो नॉमिनी है सीपी राधाकृष्णन, इनको समर्थन देना स्वीकार किया है, तो इनकी जीत लगभग लगभग तय मानी जा रही है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। More than 500 humanoid robots in 280 teams from 16 countries are competing in 26 events at the world फर्स्ट वर्ल्ड। देखिए, फर्स्ट है तो काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कब हुए थे और कहाँ हुए थे। देखिए, ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स है ना, ये बकायदा 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हुए थे और ये पूरा जो इवेंट हुआ था वो बीजिंग में हुआ था, बीजिंग चाइना में है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है वो 500 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और बेसिकली इसमें जो वो ह्यूमनॉइड्स हैं उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज और साथ ही साथ, और इन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को जो जज किया गया वो स्पोर्ट्स में, रियल वर्ल्ड इवेंट्स में और परफॉर्मेंस में देखा गया और उसके बाद कौन सा बेस्ट ह्यूमनॉइड है ये चुना गया। तो अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये बेसिकली नासा के द्वारा डिजाइन किया गया ह्यूमनॉइड है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। Which country will launch the Venera D mission to revisit Venus before to 2036? अब देखिए, वीनस की बात करें तो मेजरली दो कंट्रीज है इसमें, एक तो यूएसए, ठीक है, दूसरा रशिया। अब देखिए, इस पर काम शुरू हो जाएगा जनवरी
2026 से इस पूरे वेनेरा डी मिशन में। अब इसमें क्या है, 3 टाइप के इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, पहला इक्विपमेंट है लैंडर, ऐसा डिवाइस जो यहाँ लैंड करेगा। ठीक है, दूसरा जो है इसमें वो है बैलून प्रोब, और आखिरी जो इसमें है वो है ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। तो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट भी रहेगा। तो 3 इसमें मेजर डिवाइस रहेंगे। मेन इसका पूरे मिशन का जो उद्देश्य है वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ वीनस। देखिए वीनस जो है वो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से अर्थ में काफी फेमस है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा, जो वीनस का इन्वायरमेंट है वहां CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, प्लस वहाँ हीट भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए अब क्या कर रहे हैं कि वीनस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इतनी लेट इसीलिए हो पाई बिकॉज वहाँ लैंड करने में बड़ा इशू हुआ। इट्स नॉट लाइक अ मार्स। ठीक है, तो वीनस में लैंड करना इज वेरी वेरी टफ, दैट्स द इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड वार्शिप डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी आउट ऑफ 4 सर्वे वेसल्स लार्ज बीइंग बिल्ट बाय GRSE? देखिए जब सेकंड वाला जो वेसल शिप है जब वो डिलीवर हुआ था तो हमने उसको भी कवर किया था। ठीक है, और फर्स्ट वाले को भी कवर किया था। जो फर्स्ट वाला है वो है संधायक, सेकंड वाला था निर्देशक, और फोर्थ वाला है इच्छा, थर्ड वाला सॉरी, थर्ड वाला है इच्छक। तो ये तीनों सर्वे वेसल्स हैं। अब पहले समझ लीजिए सर्वे वेसल्स करता क्या है। सर्वे वेसल्स का बेसिकली काम क्या होता है, देखिए इंडियन ओशियन में ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है। और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे केवल ओशियन बेड का ही नहीं करता, ये पोर्ट्स का भी कर सकता है, नेविगेशनल चैनल का भी कर सकता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का भी कर सकता है, और जितने भी वेज हैं इंडियन ओशियन में उनका भी कर सकता है। इससे क्या होता है, देखिए अगर हम स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पल देखें, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट देखें, तो इसमें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ये रहता है कि किसी भी देश की सबमरीन आती है या आपके देश की सबमरीन होती है तो आपको सारे रूट्स का पता होता है बिकॉज यू हैव डन द सर्वे। ठीक है, सर्वे का मेन उद्देश्य स्ट्रेटेजिक ही है। अच्छा, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट बड़ा है क्योंकि जब आप सर्वे करते हो तो आपको ये पता होता है इधर ये मिनरल मिल रहा है, इधर ये इसकी बहुतायत है। तो ऐसा डेटा भी रहता है। अभी इंडियन ONGC जो कंपनी है वो ऑयल बेड्स खोज रही है, तो और ऐसी अपेक्षा है कि जो ह्यूमंगस ऑयल बेड्स है वो इंडियन ओशियन में, तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा ये रोल प्ले करता है सर्च और रेस्क्यू में, मिशंस में ये रोल प्ले करता है ओशियन रिसर्च एंड फंक्शंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, तो सर्वे वेसल्स जो कि लार्ज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है एज फार एज नेवी इज कंसर्न। और GRSE देखिए ये तो एक बहुत बड़ा शिपयार्ड है, बड़ा फेमस है। इसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा भारत के जो इंडियन नेवी के जितने भी जहाज हैं उनमें से अधिकतर इंडिया में ही बनते हैं। अभी हम जानते हैं कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी इंडिया में ही बन रहा है। और अभी एक और की मैं बात कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले इंडिया में एक और INS विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट वो कैरियर लॉन्च हुआ था। ठीक है, वो भी इंडिया में ही बना था। हमारी पनडुब्बियां इंडिया में ही बनती हैं, डिस्ट्रॉयर हो गया या फ्रिगेट हो गया वो भी इंडिया में ही बनते हैं। और ये बनते कहाँ है, ये सब शिप बिल्डिंग कंपनीज में बनते हैं। तो चाहे आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को ले लें, चाहे आप गोवा शिपयार्ड को ले लें, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में वेसल्स बनाती है इंडियन नेवी के लिए। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। With which private bank did National Small Industry Corporation NSIC enter MOU? MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और देखिए NSIC की भी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। अंडर इट्स MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्रेडिट फैसिलेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रेडिट फैसिलेशन प्रोग्राम है ना ये लॉन्च हुआ था ऑन 11 अगस्त 2025। तो अब क्या हो रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं, एक्चुअली यहाँ बैंक्स होना चाहिए, डिड द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, वो एक MOU में है ये, ताकि जो MSME है उन्हें आसानी से क्रेडिट मिल सके। तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक। तो सारे के सारे बैंक ऐसे हैं जिनके साथ ये MOU साइन हुआ। एक और बैंक है, टोटल 5 बैंकों के साथ साइन हुआ है, तो 4 तो यहाँ हो गए, एक और है
उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दी जो भी कोलेबोरेशन है ना, इसका मेन फोकस ये है कि जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं उन्हें क्रेडिट एक्सेस में बड़ी डिफिकल्टीज आती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें सपोर्ट चाहिए कुछ, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम होती है उसमें सब्सिडीज मिलती हैं, तो अभी उनको लोन मिल जाए, बाद में वो सब्सिडीज से वो लोन चूक जाए, तो ऐसा पूरा एक प्रोसेस बनाने की कोशिश ये एनएसआईसी कर रहा है। इसके साथ साथ ये क्या चाहते हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं वो एक्चुअली फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ पाए, तो उनका बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इनका पूरा ये एमओयू है, और इससे एमएसएमई को बड़ा फायदा मिले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोधा मैथमेट लोधा मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट LMSI, India's first privately funded मैथमेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज ओपन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड मैथमेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो सही आंसर है इसका लोधा मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट। अब दूसरा सवाल ये है कि कहाँ खुल रहा है, तो देखिए सही आंसर है इसका मुंबई। ये पूरा जो इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली फंडेड है बाय लोधा फाउंडेशन। अब इस इंस्टीट्यूट के कई ऑब्जेक्टिव्स हैं और कई बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स जो हैं इसके, वो ये है कि इंडिया में ये फोस्टर करेगा मैथमेटिकल रिसर्च को, तो देश में जितना भी मैथमेटिकल रिसर्च होगा उसे ये फोस्टर करेगा, पहली बात तो ये। दूसरा ये क्या करेगा, जैसे ग्लोबल जो इवेंट्स होते हैं उन्हें इंडिया में होस्ट करेगा सॉरी, जिससे क्या होगा कि इंडिया में जो मैथमेटिशियन है उन्हें इंटरनेशनल कोलेब्रेशन, साथ ही साथ इंटरनेशनल गेस्ट और उनकी एक्सपर्टीज का काफी फायदा मिलेगा। तो ये दूसरी बात होगी। इस पूरे इंस्टीट्यूट को बनाने का अगर मेन ऑब्जेक्टिव है तो वो ये है कि इंडिया एक हब की तरह उभरे, और वो हब किसका हो, मैथमेटिकल एक्सेलेंस। तो ये ध्यान रखिए, ये तीन चार बातें आप ध्यान रखिएगा कि लोधा मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट जो है वो पहला प्राइवेटली फंड मैथमेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये मुंबई में बन रहा है। आगे देखते हैं। मनिका विश्वकर्मा ऑफ डैश हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स। तो एक क्वेश्चन तो देखिए यही हो गया कि मनिका विश्वकर्मा क्या है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया है, और ये भी पूछ सकता है कि मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी, तो सही आंसर है मनिका विश्वकर्मा। अब देखिए कौन से स्टेट से है, बेसिकली ये राजस्थान से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान कि मनिका विश्वकर्मा ये मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई। अब जो भी मिस यूनिवर्स इंडिया बनता है ना, तो आपको पता होगा एक होता है मिस यूनिवर्स, और वो भी ग्लोबल, वहां ये लोग compete करते हैं। अब ये कंपटीशन होगा इनके बीच में, और फिर जाकर मिस यूनिवर्स का खिताब मिलेगा, तो हर देश से एक व्यक्ति आता है। इस बार जो मिस यूनिवर्स का पूरा इवेंट है ये थाईलैंड में होना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो एज है ना वो 22 ईयर्स। ठीक है, और ये जो पूरा फाइनल है, फिनाले है मिस यूनिवर्स इंडिया का, ये आपका जयपुर में हुआ था। ठीक है, इसमें जो रनर अप रही वो रही तानिया शर्मा। ये भी ध्यान रखिएगा, रनर अप का भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which scheme will be launched by center in October 2025? नहीं, ये गलत है एक्चुअली, यहाँ पर होना चाहिए 2024, बिकॉज अक्टूबर 2025 तो अभी आया नहीं। To bridge the gap between farmers and the latest एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स और लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को कनेक्ट किया जाए, जिससे क्या होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी में काफी इन्हांसमेंट आएगा। आप तो जानते हैं कि इंडिया प्रोडक्टिविटी पे अब काफी फोकस कर रहा है। तो इसका सही आंसर है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये विकसित कृषि जो संकल्प अभियान है ना, इसका बेसिकली जो एम है वो ये है कि एक डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर विद द सपोर्ट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ये अचीव किया जा सके। कितने विलेजेस में, 65,000 प्लस विलेजेस में। ठीक है, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी स्कीम में क्या होगा। देखिए, इस पूरी स्कीम का अगर हम विजन देखें तो उसका विजन है इंडिया को बनाना है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड।
ये हो गया। दूसरा क्या है, ये जो 15,000 के आसपास साइंटिस्ट हैं उनको कनेक्ट करेगा फार्मर्स से, और फार्मर्स कितने, ओवर 700 डिस्ट्रिक्ट। तो अब अभी मैंने आपको बताया था 65,000 विलेज, ये बेसिकली 723 डिस्ट्रिक्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये सब है। अब इसमें क्या होगा, साइंटिस्ट सीधा फार्मर से कनेक्ट रहेंगे। तो जैसे फार्मर को कभी रिसर्च के रिगार्डिंग या अपनी पर्टिकुलर क्रॉप के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, तो वो अगर साइंटिस्ट से कनेक्टेड रहेंगे थ्रू पोर्टल, तो क्या होगा, वो काफी आसानी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो पूरा इवेंट है, मतलब ये जो पूरा स्कीम है, ये एक और चीज को प्रमोट करता है, वो है सॉइल हेल्थ को, नेचुरल फार्मिंग को। आजकल तो आप देख ही रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी चर्चा में, तो ये उसको प्रमोट करता है। दूसरा, ये प्रमोट करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो पूरी स्कीम है ना, ये इंडिया को हेल्प करेगी मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया का एग्रीकल्चर। और आप तो जानते हैं, जहां भी साइंटिफिक आउटरीच या सस्टेनेबल प्रैक्टिस या फिर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस होती है, वहां से क्या होता है, उसका आउटकम हमेशा क्या होता है, इन्हांसमेंट इन द प्रोडक्टिविटी। तो ये एक बड़ा फायदा इंडिया के लिए हो सकता है। अब ये जो स्कीम है, ये भविष्य में काफी ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले करेगी। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। हर साल ये बाई एनुअली, यानी साल में 2 बार ये कंडक्ट होता है, एक बार खरीफ क्रॉप के लिए और एक बार रबी क्रॉप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपनी विल इन्वेस्ट 2 बिलियन इन इंटेल कॉर्पोरेशन। देखिए, $2 बिलियन का ह्यूमंगस इन्वेस्टमेंट किया गया है इंटेल कॉर्पोरेशन। तो ये किया गया है, जापानीज कंपनी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसका नाम है सॉफ्ट बैंक। इसने ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये 2% जो इंटेल कॉर्पोरेशन में इनकी स्टेक हो जाएगी, तो ये टॉप 10 शेयर होल्डर्स में हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, जो ये मूव है ना, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। अभी तो हमने इसका इकोनॉमिक बेनिफिट देख लिया, स्ट्रेटेजिक इसका बेनिफिट ये है कि जो जापानीज कंपनी है, अभी तो यूएसए और जापान के बीच में ट्रेड डील हुई है, तो इससे क्या होगा, देखिए जापानीज कंपनी का यूएस में एक तो इन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि जो उनकी प्रेजेंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो बढ़ेगी। और क्या होगा, जैसे वो अमेरिकन जो सुपर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, वो आजकल बड़ी न्यूज में है, तो इससे क्या होगा, जापान अपनी एक्सपर्टीज अमेरिका को दे सकेगा, जिससे अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, ये जो 2 बिलियन है ना, लग रही होगी बहुत छोटी रकम, लेकिन जो इंटेल के लिए एक्चुअली ये लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है। बिकॉज इंटेल जो खुद ही कंपनी है, वो अभी ड्यू टू ह्यूमंगस कंपटीशन फ्रॉम कंपनीज लाइक एएमडी, फ्रॉम कंपनीज लाइक निविडिया, तो उनकी हालत थोड़ी खराब है। उनका फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं काफी वीक थे, इसीलिए कंपनी एक फाइनेंशियल चैलेंज भी फेस कर रही है, दूसरा कंपटीशन भी फेस कर रही है। तो ये जो 2 बिलियन है, इट विल हेल्प देम। दूसरा क्या होगा, जो इतना बड़ा इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, वो बोर्ड में आएगा। उसके बोर्ड में आने से क्या होगा, मल्टीपल जगह पर जो है एफिशिएंसी का एनहांसमेंट होगा। तो एक और विजन, एक और साइट जो है वो सॉफ्ट बैंक की तरफ से मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 5। तो अग्नि वेरिएशन बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की, और इनका मेजर जो इनको डेवलप किया जाता है, वो डेवलप इसलिए किया जाता है कि लंबी लंबी दूरी पर इससे मार की जा सके। दूसरा क्या है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में कैपेबल मिसाइल है। तो जब भी अगर कोई न्यूक्लियर वॉर का खतरा होता है, तो ये मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब देखिए, कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ये बनेगी, पर हुआ क्या, सरकार ने जो इसकी रेंज है, ऑफिशियल रेंज जो इसकी बताई है, वो है 3,000 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर। तो आप ऐसा समझिए कि यूरोप हो गया आपका, यूरोप के कुछ हिस्से छोड़ दीजिए, पूरा चाइना, पूरा एशिया इसमें कवर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहली बात तो, ये आईसीबीएम नहीं है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, ये आईआरबीएम, यानी इमीडिएट बैलिस्टिक, इमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सही। ये इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ये पूरी मिसाइल डेवलप करी है डीआरडीओ,
इट यूजेस 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन सिस्टम। तो ये 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन सिस्टम यूज करती है। ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन यूज करती है। अब देखिए यहाँ पर एक और 2 आंकड़े अनऑफिशियली देखें तो इसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक। पर इंडिया इतनी कम रेंज क्यों बता रहा है, उसका रीजन है। देखिए, एक तो इंडिया यूएसए को और यूरोपियन कंट्रीज के माइंड में ऐसी बात नहीं डालना चाहता है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो आपको भी टारगेट करेंगी। तो अब इसके बाद ऑब्वियसली यूएसए की तरफ से एक क्वेश्चन आएगा कि आप हमको टारगेट करने के लिए क्यों मिसाइल बना रहे हैं। इसीलिए इंडिया क्या करता है, इनकी रेंज थोड़ी कम बताता है। पर अगर आप दुनिया में एक्सपर्ट्स का देखें, पर्टिकुलरली चाइनीज एक्सपर्ट्स का, तो उनका ये मानना है इसकी रेंज 8000 प्लस है। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU have recently signed for TOR यानी terms of reference to launch negotiations on FTA free agreement. Which of the following is not a part of EAEU? देखिए, EAEU क्या है बेसिकली, ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, और इसमें पर्टिकुलरली ऐसे देश हैं जो आपके रशिया से रिलेटेड और ईस्टर्न यूरोप। अब देखिए, ये जो यूरोप है ना, यूरोप के मैप को मैं थोड़ा 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। एक्चुअली ये लाइन बिल्कुल जर्मनी के बीच से होके जाती थी बिफोर मर्जर। तो इधर का जो यूरोप है ना, ये वेस्टर्न यूरोप है, और इधर का सॉरी, ये ईस्टर्न यूरोप है, और उधर का जो है ये वेस्टर्न यूरोप है। अब आपको साफ पता है कि वेस्टर्न यूरोप इज फार मोर डेवलप्ड देन ईस्टर्न यूरोप, और जो ईस्टर्न यूरोप है बेसिकली उनका लिंक रशिया के साथ है। तो अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो उसका पार्ट है। पहली बात तो अर्मेनिया उसका पार्ट है, बेलारूस उसका पार्ट है, कजाकिस्तान उसका पार्ट है, किर्गिस्तान जो है नहीं लिखा है वो भी उसका पार्ट है। वो भी उसका पार्ट है। दूसरा, रशिया भी तो है ही उसका पार्ट, पोलैंड नहीं है क्योंकि पोलैंड जो है वो इस तरफ है। सही, पोलैंड जो है बिल्कुल दूसरी तरफ है, इसीलिए वो पार्ट नहीं है, वो वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा। ठीक है, तो इससे हमें करेक्ट आंसर पता लग गया। EAEU की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त। ठीक है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि सद्भावना दिवस जो कि 20 अगस्त को होता है वो किन की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब इसका मैं आंसर अभी आपको दे दे रहा हूँ। ये है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो है वो इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 20 मार्च को होती है। बेसिकली ये पूरी बर्थ एनिवर्सरी मनाने का रीजन है कि एक तो सरकार ये चाहती है कि नेशनल इंटीग्रेशन, पीस और कम्युनल हार्मनी बनी रहे। दूसरा, एक और सद्भावना दिवस मनाने का मेन रीजन है, देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे वो बड़े इनोवेटिव थे, उनका साइंस में बड़ा बिलीव था। ठीक है, तो एक सद्भावना दिवस इसलिए भी होता है। ठीक है, सद्भावना का टेक्निकली मतलब है कि जितने भी कम्युनिटीज हैं इंडिया में वो हार्मोनिकली एग्जिस्ट करें। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक हैज इन्वेस्टेड इन कोर। अब क्या है कोर ओवर, ये बता रहा है। द कन्वर्सेशनल AI कंपनी बिहाइंड भारत जीपीटी। तो भारत जीपीटी जैसे चैट जीपीटी है ना, उसी की तर्ज पर भारत जीपीटी बना रहा है, भारत जीपीटी बनाया जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, जो भारत जीपीटी वो जीपीटी है वो एक सॉवरन यानी इंडिया के द्वारा बनाया गया और इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखिए, जो भी हम जिससे डील करते हैं ना वो चैटबॉट होता है। जैसे आप चैट जीपीटी में कुछ सर्च करते हैं तो आप किसकी हेल्प लेते हैं, चैटबॉट की। अब देखिए, कोई भी चैटबॉट या कोई भी एआई इतना एडवांस होगा, कोई भी जीपीटी कितना एडवांस होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एलएलएम कितना एडवांस है। ठीक है, तो अब इसका एलएलएम और सोवेरन और ये पूरा ऐप इंडिया में बनेगा। तो ये हो गई पहली बात। अब किस बैंक ने इस पे इन्वेस्ट किया, तो सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की तरफ से इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब जरा एक और चीज ध्यान से समझिएगा, ये जो कोर ओवर है ना, ये काफी बड़ी कंपनी है। इनका यूजर बेस ही अगर हम देख लें तो 1 बिलियन लोग इसे यूज करते हैं, और 25,000 इंटरप्राइज ऐसे हैं जो जिसमें इंटरप्राइज हो गया या डेवलपर्स हो गए जो इस
कोर ओवर पे काम करना चाहते हैं। भारत जीपीटी का एक और वर्जन आने वाला है, वो है भारत जीपीटी मिनी। अब उसमें क्या होगा, जैसे बड़े बड़े डिवाइस है तो अब हर बार तो हर व्यक्ति को चैट जीपीटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो चैट जीपीटी के सर्वर में या भारत जीपीटी के सर्वर में ज्यादा लोड ना आ जाए, इसीलिए एक भारत जीपीटी मिनी भी बनाया जाए। ये क्या होगा, लोग के फोन में इंस्टॉल होगा और लोग इसको डायरेक्ट की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक टू माइग्रेट इट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट टू सिक्योर बैंक इन डोमेन। अब देखिए, बैंक इन नाम की डोमेन है, तो अभी क्या होता है, जैसे SBI ऑनलाइन SBI.com आता है, या ठीक है सबका कॉम आता है, कभी कभी इन भी आ जाता है, सही है। लेकिन अब क्या, अब पूरा चेंज कर रहे हैं, अब इसका नाम ही ऐसे होगा बैंक इन। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो ऐसा होगा ऑनलाइन SBI बैंक इन, ठीक है। तो एक अलग ही इनके लिए पूरा वेबसाइट लॉन्च करने का एक तरीका है, बेसिकली ये कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। दूसरा क्या है, देखिए एक और चीज समझनी है। आरबीआई की तरफ से सख्त निर्देश गए थे बैंक को कि अपनी साइबर सिक्योरिटी बढ़ाओ, बिकॉज अब दुनिया में क्या हो रहा है कि साइबर अटैक्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अपनी साइबर सिक्योरिटी बढ़ाओ और क्या करो, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ाओ अपने पर। तो इन्होंने क्या करा, जो डिजिटल बैंकिंग है ना उसे थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल बना दिया हैकर्स के लिए। तो एक तो क्या है कि इसमें वेरीफाइड और एक्सक्लूसिव डोमेन ही रहेंगी। दूसरा ये है, यहाँ पर ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है उसमें पहले ही बहुत बड़े फ्रॉड हो चुके हैं, जैसे नीरव मोदी का फ्रॉड था, तो अब वो इन सब चीजों को काफी सीरियसली लेते हैं। और जितना जितना ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये कॉर्पोरेट वेबसाइट में जाते रहेंगी, तो क्या होगा, इंडिया में जो लोन की ग्रोथ है वो बढ़ेगी, प्लस इनका शेयर जो बैंक निफ्टी में है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अभी ज्यादा शेयर किसका है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच became the first Indian energy company to join R100 initiative? This conference will now be recorded. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which became the first Indian energy company to join RE100 initiative and pledged to 100% of renewable energy by 2030 across all its manufacturing facilities? अब देखिए RE100 जो इनिशिएटिव है इसमें यह है कि 100% जो एनर्जी हमारे कंपनी में, बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं, उनकी 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, तो वहां पर पूरी जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो सोलर एनर्जी का हो। अब ये जो पूरा काम कर डाला है ये करा है सुजलॉन ग्रुप ने। अब देखिए सुजलॉन ग्रुप बेसिकली क्या है, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इनके लिए काम करता है, इसीलिए ये कर भी पाए। तो इन्होंने क्या करा, अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, तो अगर हम सुजलॉन ग्रुप की बात करें तो इनका मेजर वर्क जो है वो विंड पावर में, सही है। अब ये सोलर एनर्जी के पैनल भी धीरे धीरे बनाने जा रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि कम से कम ये दूसरों को बेचे या दूसरों को कुछ करें, इससे बढ़िया ये क्या करें, अपने सबसे पहले जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे कार्बन न्यूट्रल करें। तो 100% ये लोग क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑब्लिक हैव released the open source AI foundation model called Surya that is designed to predict how solar activity affects the earth and space based technology? अब देखिए दो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, एक है नासा और एक आईबीएम। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, बिकॉज ये साइंस से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा। तो नासा और आईबीएम ने मिलकर क्या करा, उन्होंने एक न्यू ओपन सोर्स एआई फाउंडेशन मॉडल लॉन्च करा जिसका नाम उन्होंने रखा सूर्या। अब ये बेसिकली करेगा क्या सूर्या, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एआई मॉडल है ना इसको ट्रेन करा गया, एक्सटेंसिव डेटा इसमें डाला गया, और ये करेगा क्या, ये सोलर डायनामिक्स, जैसे सोलर फ्लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स। दूसरा जो है कोरोनल मास इजेक्शंस होता है,
CME, ये इनका डेटा बताएगा। अब देखिए जब भी क्या होता है ऐसे सोलर आउटबर्स्ट होते हैं तो इससे बड़ा रिस्क रहता है। एक तो एस्ट्रोनॉट्स को रिस्क रहता है जो स्पेस स्टेशन में हमेशा ही रहते हैं। दूसरा क्या रहता है, सैटेलाइट्स को बड़ा रिस्क रहता है। तो सैटेलाइट्स हो गया या पावर ग्रिड्स हो गए या कम्युनिकेशन अर्थ में हो गए, वो सारे बाधित हो जाते हैं। इसीलिए अब क्या है, इन्होंने पूरा एक सूर्य मॉडल बनाया गया है जिससे क्या हो कि जब भी वो प्रेडिक्ट करेगी इस समय सोलर फ्लेयर्स आना है तो वी विल बी मेंटली एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा इवेंट है। ठीक है, सूर्य का नाम ध्यान रखिएगा और नासा और IBM का नाम ध्यान रखिएगा। इसका इसरो से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये बहुत एडवांस जो है पूरा आपका AI फाउंडेशनल मॉडल है और ये फोकस करेगा सन पे। अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि नासा सन की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, काफी उन्होंने मिशन सन के लिए लॉन्च करे। ठीक है, सन की तरफ अट्रैक्शन का एक और कारण है क्योंकि सन एक ऐसा प्लेनेट है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और कई सालों से हम न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें सन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन होम मिनिस्ट्री has approved the renaming of dash in Uttar Pradesh Shahjahanpur district to परशुरामपुरी। अब देखिए समझिए, पहले तो ये जगह की बात कर रहे हैं और वो जगह का है शाहजहांपुर में। इस जगह का नाम है जलालाबाद। अब देखिए अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको क्लियरली पता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये किसका नाम था। ठीक है, ये अकबर द ग्रेट का नाम था, उसी के नाम पर इसका नाम जलालाबाद पड़ा। तो पहले तो हम ये समझे। अब इसका नाम, ये जो पूरा सिटी है ये 1560 में स्टैब्लिश करा गया। अब ये नाम क्यों चेंज कर रहे हैं और खासकर परशुराम क्यों रख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी इंडियन हिंदू रिलीजन के बारे में पता है और थोड़ा भी आप जानते हैं तो आपको पता होगा रामायण में परशुराम का इंपॉर्टेंट रोल है जब धनुष टूट गया। तो परशुराम बेसिकली सेज है। अब क्या है कि ये जो प्लेस है ना, यहाँ पर परशुराम का जन्म हुआ था। तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर उनका जन्म हुआ और यहाँ बकायदा एक टेम्पल है जो उनको डेडिकेटेड है। इसीलिए इस जगह का नाम बदल कर क्या रख दिया, परशुरामपुर रख दिया। ठीक है, एक ऐसा भी रहता है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट इसको रिकमेंड करती है, फिर वो एक पूरी प्रॉपर रिसर्च करके फाइल बनाकर ऊपर भेजते हैं, फिर ये होम मिनिस्ट्री के हाथ में रहता है कि वो इसको अप्रूव करे और कि ना करे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जलालाबाद का अब जो नया नाम है वो क्या है, परशुरामपुर है। ठीक है, परशुरामपुरी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच कंपनी एक्वायर हरमन्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन DTS बिजनेस यूनिट फॉर 375 मिलियन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विप्रो। एक्चुअली क्या हो रहा है, विप्रो का एक आर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस, डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, विप्रो सॉफ्टवेयर पर भी काम करता है और साथ ही साथ विप्रो हार्डवेयर पे भी काम करता है। तो आपने देखा होगा विप्रो के PC आते हैं, अब तो कीबोर्ड भी आने लगे हैं, माउस भी आता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसीलिए विप्रो ने इसको एक्वायर किया है बिकॉज विप्रो ये जानता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है इसका बड़ा फायदा है। क्यों इसका फायदा है, देखिए एक बार जो विप्रो कंपनी है उसके पास ये निश्चित एक्सपर्टीज आ जाए, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इसरो। कौन कौन से डिपार्टमेंट में, देखिए एरोस्पेस डिपार्टमेंट हो गया या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, तो वहाँ इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये पूरी जो कंपनी है जब ये विप्रो के अंदर आ जाएगी तो विप्रो भी इस लेवल की रिसर्च कर पाएगा। तो एक बहुत ही बिग बूस्ट है विप्रो जैसी कंपनी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Dash won India's first gold medal in women's 57 kilo division in U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। देखिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, तो इसका सही आंसर है बुल्गारिया में हो रही है। तो ये तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप क्या ध्यान रखेंगे कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल वुमेन को, वो भी 57 kg डिवीजन में किसको मिला, तो इसका सही आंसर है तपस्या गिलावत। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब जब ये टूर्नामेंट अब तक तो खत्म ही हो गया होगा क्योंकि बिकॉज ये तो 23 अगस्त तक ही, तो इस टूर्नामेंट में इंडिया ने 9 मेडल्स अभी तक जीते। ठीक है, इसमें से 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है
और 3 ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखना। तो ये 3 चीजें ये भी आपको ध्यान रखनी है कि मेडल्स जो है वो टोटल 9 आए, सही, जो इंडियन एथलीट्स को मिले, और इसमें भी 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भारत की तरफ से किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द महारत्ना सीपीएसई। देखिए सीपीएसई का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। आप इसको हाथों हाथ लिख भी सकते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ये क्वेश्चन आपसे बहुत जगह पूछा जा सकता है। नेम द महारत्ना सीपीएसई। महारत्ना क्या होता है? देखिए ये कैटेगरी होती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है, इसमें बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो मेजर इसमें जो वो पैरामीटर्स है वो है प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और प्रॉफिट का। ठीक, अब इंडिया की महारत्ना सीपीएसई और इंडिया लीडिंग एनबीएफसी वही इन पावर सेक्टर विच है साइंड। अब पावर सेक्टर में जो एनबीएफसी है उसने साइन किया है 150 मिलियन का एग्रीमेंट जर्मनी के साथ। देखिए जर्मनी इज एक्सपर्ट्स इन मशीन, तो जर्मन पीपल आर वेरी एक्सपर्ट्स इन दैट। तो हम क्या करते हैं, जर्मन जो इंजीनियरिंग है उसको इंडिया में लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे वहाँ की कंपनी है वो डायरेक्टली उनसे एक लोन एग्रीमेंट या फिर एमओयू साइन कर लेती है। कभी कभी ग्रांट भी इंडिया को मिल जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसी कौन सी कंपनी है जो ह्यूमंगसली इसमें इन्वेस्ट कर रही है? तो इसका सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। पीएफसी का जो देखिए, अब ये जो पूरी डील हुई है ना, ये 21 अगस्त को हुई है। और अगर हम पीएफसी का इतिहास उठा के देखें तो पीएफसी जनरली पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहली चीज होगी। दूसरा, एक पूरी स्कीम चल रही है आरडीएसएस, यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये चल रही है, सही है। तो ये पूरी स्कीम है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना कंट्री में उसको बढ़ाया जाए, यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ाया जाए। अभी क्या होता है, मेजोरिटी जो पावर है उसमें से एक लार्ज चंक ऑफ मनी वेस्टेज वो हो जाता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रोकने के लिए सब काम हो रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर है आदि कर्मयोगी अभियान। तो अब इसी को यहां लिख लो, अब इसको ऐसे पढ़ो कि आदि कर्मयोगी अभियान इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मोटा। मोटा मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब जरा ध्यान से समझिए कि आदि कर्म योगी अभियान में मेन चीज क्या है। ठीक है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेन चीज क्या है। देखिए इसमें जो मेन चीज है ना वो आपकी है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ लीडरशिप एंड गवर्नेंस इकोसिस्टम। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं, पता है किसकी, ये बात कर रहे हैं डेमोक्रेटाइजेशन की। डेमोक्रेटाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा क्या है कि एक तो इसमें ये भी है कि उनका मेन फोकस है कि ट्राइबल लोगों की जो जनसंख्या है, ठीक है, वही इसमें यानी उनका पूरा जो सिस्टम है, इको सिस्टम है, वो इसको सफल होने में मदद करे। ठीक है, 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर्स जो है वो इसमें डाल दिए गए, और ये 1 लाख विलेज, ठीक है, उसमें भी क्या है, जैसे 550 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इनका फोकस हो। अब फोकस किस चीज का हो, क्या करे, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग, कन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी चैट जीपीटी मेक ओपन एआई इट्स फर्स्ट ऑफिस। अब देखिए चैट जीपीटी जो बनाने वाले हैं वो तो ओपन एआई वाले हैं, सबको पता ही है। अब ये जो चैट जीपीटी ओपन एआई वाले बनाने वाले, इन्होंने इंडिया में एक ऑफिस खोला। अब ये बड़ा इवेंट है, ठीक है, ये बड़ी बात। अब इन्होंने जब इंडिया में वो ओपन किया तो वो न्यू दिल्ली में इन्होंने ओपन किया। ये ध्यान रखिएगा, ऑड है, जनरली ओपन एआई जैसी ये टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो कहाँ जाती है, बेंगलुरु, पर इस बार वो कहाँ गई है, न्यू दिल्ली। ये आप ध्यान रखिएगा पहली चीज। दूसरा क्या होता है, जो ये अपना
ओपन एआई का पूरा सिस्टम है, वो अगर इंडिया में आएगा ना तो इंडिया को बड़ा फायदा होगा। और फायदा क्या है जी, देखिए फायदा ऐसा है, पहले तो वो इंडिया में आए, दूसरा क्या होगा, जो भी कंपनी उसका यूज करेगी तो उन्हें सस्टेनेबल सपोर्ट मिल जाएगा, बिकॉज इंडिया में उनका ऑफिस। तो अब इंडिया में भी जो चैट जीपीटी का यूसेज है वो अगर हम यूएसए को देखें तो वहाँ नंबर 1 है, सेकंड नंबर में इंडियन ही है। तो आप ध्यान रखो, इट इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर यूएस चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई, इसीलिए वो इंडिया में आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म विभूषण पद्म भूषण अवॉर्डी एंड ब्रिटिश इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लॉर्ड स्वराज पॉल पास्ड अवे इन द लंदन। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ, अब देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फाउंडर किसके हैं, वो है कपारो ग्रुप के, आपने शायद ही इसका नाम सुना होगा। ठीक है, पर ये बड़ा फेमस ग्रुप है। आपने इसका नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये स्टील प्रोडक्ट्स में, अब आप तो डायरेक्टली कंज्यूम करते नहीं हो ना स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट कहाँ जाते हैं, बिजनेस टू बिजनेस में ज़्यादा चलते हैं, वहां पर जो है इनका नाम बड़ा फेमस है, स्वराज पॉल का। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत ही छोटा बिजनेस लगाया था 1966 में स्टील का, इसको बढ़ाते बढ़ाते आज ये इतना लार्ज स्केल हो गया कि ये केवल यूरोप में ही नहीं, केवल ब्रिटेन में ही नहीं है, ये यूरोप तक, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, मिडिल ईस्ट तक पहुंच गए। तो कपारो ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, यह ध्यान रखिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। ठीक है, और आप कुछ चेंज वो चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताइए।